नमस्कार, द फेडरल देश में आपका स्वागत है। मैं हूँ ललित राय। सुबह के 9 बजे हुए हैं और हम चर्चा करने जा रहे हैं पहलगाम टेरर अटैक के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि 22 तारीख को 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक बैसरन वैली है, ग्रास का लैंड है। वहाँ पे बड़ी संख्या में पर्यटक जुटे हुए थे, मस्ती आनंद ले रहे थे। इन सब के बीच आतंकियों का एक ग्रुप पुलिस की बेस में उनके करीब पहुँचता है, उससे नाम पूछता है और उसके बाद जो है गोली मार देते हैं। अभी तक की जो जानकारी सामने आई है उसमें 26 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 2 विदेशी नागरिक भी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जब ये जानकारी मिली, वो उस समय जेद्दा में थे और उसके बाद उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया था गृह मंत्री को कि वो तत्काल श्रीनगर जाएँ और हालात की समीक्षा करें, देखें और खुद भी उन्होंने अपनी ट्रिप को कैंसल किया, सॉल्ट किया और फिर वो देश वापसी कर गए। सुबह में सीसीएस की बैठक से पहले उन्होंने एयरपोर्ट पे ही आपात बैठक की, जिसमें एनएसए अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी उस बैठक में शामिल थे। सबकी निगाह टिकी हुई है कि सीसीएस की बैठक के बाद या कुछ बाहर निकल के सामने आता है, लेकिन इन सब के बीच क्या ताज़ा जानकारी है, उस पर चर्चा करने के लिए फिलहाल जानकारी के लिए हम चलते हैं अभिषेक रावत के पास। अभिषेक, अभी की जो ताज़ा जानकारी है पहलगाम टेरर अटैक को लेकर के, वो क्या है आपके पास? देखिए ललित, आज का दिन काफी गहमा-गहमी वाला रहेगा। ये सबको पता है क्योंकि कल इतना बड़ा अटैक हुआ है और अमित शाह जो गृह मंत्री हैं हमारे देश के, वो कल ही जो है श्रीनगर पहुंच गए थे। आज जो सुनने में आ रहा है वो ये है कि वो पहलगाम जो इंसिडेंट वाला जो घटना स्थल है जहां पर वो आतंकी हमला हुआ था वहां पर भी जाएंगे और प्लस जो इंजर्ड हैं उनसे भी मिलेंगे। इसके बाद ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि आज शाम में ही वो वापस दिल्ली आ जाएंगे क्योंकि पीएम मोदी भी अब भारत लौट चुके हैं। और ऐसी जानकारी भी मिली है कि सुबह सुबह उन्होंने जो है विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल और विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री और अन्य कुछ अधिकारियों के साथ जो है एक बहुत ब्रीफ मीटिंग सी भी की है। और अब सीसीएस की मीटिंग थोड़ी देर में कब शुरू होती है उसका भी हमें इंतजार करना होगा। और उधर कल की अगर हम बात करेंगे तो अमित शाह ने जैसे जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, उनके साथ भी बैठक की थी। इसके अलावा जो वहाँ के एलजी हैं मनोज सिन्हा, उनके साथ तो वो वापस लौट रही थे वहाँ पे श्रीनगर। तो आज ये सारी चीजें हैं। एनआईए की टीम भी आज वहां पहुंचेगी और मौका वारदात का मुआयना करेगी और जो एविडेंस है, जो अपनी इन्वेस्टिगेशन है वो शुरू करेगी। एनआईए भी अपने स्तर पे अपने यहाँ पे एक एफआईआर दर्ज करेगी और इसमें जांच शुरू करेगी। अभी इसके अलावा जो जानकारी सामने आई है वो ये भी पता चल रहा है कि जो आतंकी जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया है वो कहीं ना कहीं किसी तरीके से पाकिस्तान में जो अपने आका हैं उनके साथ टच में भी थे। उनको उन्होंने इस हमले के बाद जो है सारा ब्रीफ भी किया कि उन्होंने इस हमले को अंजाम दे दिया है और किस तरीके से अंजाम दिया, ये सारी चीजें भी बताई हैं। और सर्च ऑपरेशन मिलिट्री और जो जम्मू कश्मीर पुलिस है उनके दोनों का जो जॉइंट ऑपरेशन है वो जारी है। आतंकियों को तलाशने का, उनको पकड़ने के लिए सारे प्रयास किए जा रहे हैं। तो आज यही सारी चीजें पूरे दिन भर चलने वाली हैं। कुछ कंक्लूसिव अभी निकल के आता है या नहीं। वहीं पाकिस्तान का जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, जैसे हमने कल रात को भी अपने लाइव डिबेट में ये बताया था, बिल्कुल। डिस्कशन में बताया था कि उन्होंने सीधे सीधे अपने ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उनका खंडन करते हुए ये कहा था कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, बल्कि उन्होंने बलूचिस्तान में जो बलूचिस्तान आर्मी का जो हमला था, जो ट्रेन हाईजैक की थी उन्होंने पाकिस्तान में, उसका भी एक आरोप जो है भारत के सिर मड़ा था। उसका कयास सब लगा ही रहे थे। तो अब आज ये भी देखना है चीन की चुप्पी कब तक रहती है, उस पर भी गौर करना होगा क्योंकि अभी तक चीन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो ये सारी चीजों पे नजर रखनी होगी और इंडियन गवर्नमेंट भी इन सब चीजों पे बहुत बारीकी से नजर बनाए हुए होगी क्योंकि तमाम जो देश हैं उन्होंने न केवल सहानुभूति प्रकट की है बल्कि अपना समर्थन भी दिया है इंडिया को। कल से ही जो है फोन आने शुरू हुए, जैसा गवर्नमेंट के थ्रू हम लोगों तक जानकारी पहुंची है कि यूएस के प्रेसिडेंट हो या फिर रशिया के, सबने जो है पीएम मोदी से बात की है और अपना सपोर्ट भी दिया है कि आतंकी इस लड़ाई के खिलाफ वो भारत के साथ है। तो आज दिन भर हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, नजर रखनी होगी कि आखिर किस तरीके से जो है क्या क्या डिसीजंस लिए जाते हैं क्योंकि सीसीएस की बैठक होना अपने में बहुत बड़ी बात होती है। तो कुछ कड़े फैसले आज लिए जा सकते हैं, इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। अच्छा मनीष, इस पूरी घटना को देखें, पूरी वारदात को देखें,
तो एक महिला ने मतलब कहा जो है कि वो कह रही है कि आतंकियों ने कहा कि जाओ जा करके अपने मोदी को बोल दो, बता दो। तो मतलब ये है कि आतंकी वारदात जो है पहले भी होती रही है, गोली आतंकी जो है कायराना हरकत करते रहे हैं, लेकिन इस तरह की जो बात की महिला से ये कहना कि जाके मोदी को बता दो सीधे-सीधे, और तो मतलब इसका क्या अर्थ निकलता है? इसका क्या मतलब? देखिए, इसके बैकग्राउंड में हमें 5 साल पहले जाना होगा। 2019 में जब जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को खत्म किया गया, उसके बाद आपको पता है कि वहाँ पे लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन वहाँ पे लगा दिया गया था। और बल्कि आपको यूँ कहें कि उस पूर्ण राज्य का जो तमगा था जम्मू कश्मीर को, वो भी उससे वापस ले लिया गया था। तो वहाँ पे केंद्र का शासन एक तरह से बना हुआ था। हाल में यहाँ पे बीते वर्ष वहाँ पे जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, वो भी क्योंकि केंद्र शासित राज्य है जम्मू कश्मीर इस वक़्त। तो इसको उस कॉन्टेक्स्ट में आपको देखना होगा कि पिछले 5-6 सालों में जम्मू कश्मीर में काफ़ी वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे देखें, वहाँ पे कार्य हो रहा था। पर्यटक लगातार वहाँ पे लौट रहे थे। आतंकियों पे नकेल कसा गया था और जिस तरीके से 2019 में आपको याद होगा पुलवामा की फरवरी में जो घटना हुई, आतंकी हमला हुआ जिसमें हमारे सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे। उसके बाद हमें याद है कि बालाकोट में जिस तरीके से भारत ने घुसकर वहाँ पे आतंकी जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी संगठन जो वहाँ पर था बालाकोट में, उसको नेस्तनाबूद किया था। तो उसके बाद कहीं न कहीं पाकिस्तान इस फिराक में ज़रूर था और क्योंकि वहाँ पे राष्ट्रपति एक एक तरह से केंद्र का शासन चल रहा था और शांति व्यवस्था जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में बहाल की गई थी, ये पाकिस्तान को उसके आतंकी संगठनों को हज़म नहीं हो रहा था। जम्मू कश्मीर के लोग भी पसंद इस बात को कर रहे थे। लोगों का आय बढ़ रहा था, वहाँ पे लोगों का इनकम बढ़ रहा था। लाल चौक पे रात-रात तक जहाँ पे लोग कभी जाते नहीं थे, लाल चौक पे श्रीनगर में, वहाँ पे लोग घूमने लगे थे, लोग अपनी सेल्फी वहाँ पे फ़ोटो डालते थे। तो ये जो शांति व्यवस्था है, क्योंकि केंद्र सरकार का वहाँ पे शासन था, इसको बहाल करने में केंद्र सरकार ने अपना सब कुछ झोंका और ये शायद पाकिस्तान और आतंकी संगठनों के आकाओं को ये पच नहीं रहा था और इसीलिए जब वो महिला कह रही है कि आतंकियों ने कहा कि आप जाके मोदी को बताना, तो प्रधानमंत्री मोदी इस सब के सूत्रधार हैं। पिछले 2019 से आपको याद कीजिए पुलवामा के बाद से आर्टिकल 370 को खत्म करना, जम्मू कश्मीर को मेन स्ट्रीम में लेकर आना, उसको भारत के दूसरे राज्यों के साथ और ज़्यादा एक कनेक्ट करना। तो कहीं न कहीं इस सफलता जो केंद्र सरकार की है, भारत की जो सफलता है मेन स्ट्रीम में जम्मू कश्मीर को लाने में, वो उनको हज़म नहीं हो रहा और इसीलिए वो कह रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री तक ये संदेश पहुँचाएँ। तो ज़ाहिर तौर पर संदेश तो प्रधानमंत्री मोदी तक पहुँचा है और यही कारण है कि सऊदी अरब के दौरे को उनको आज रात को लौटना था। उन्होंने बीच में छोड़ा, कल रात डिनर भी उन्होंने स्किप किया वहाँ पर और वो भारत पहुँचे हैं सुबह में और एयरपोर्ट पे उन्होंने बैठक की और सीसीएस की बैठक होगी क्योंकि सीसीएस के 2 सदस्य वो इस वक़्त यहाँ पे नहीं, अमित शाह आपको पता है जम्मू कश्मीर में है, वो वहाँ पे जायज़ा ले रहे हैं। निर्मला सीतारमण भी सीसीएस की सदस्य हैं जो कि अमेरिका में है। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री भी अमेरिका से रवाना हो चुकी हैं। उन्होंने अपने जब वो न्यूयॉर्क में वहाँ पे थी, वो वाशिंगटन डीसी में जहाँ पे वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की बैठक और वन टू वन बैठक उनका ट्रेजरी सेक्रेटरी यूएस से होना था ट्रेड टैरिफ को लेकर, लेकिन उसके बाद उन्होंने उनको 2 और देशों की यात्रा पे पेरू जाना था उनको, उन्होंने उसको रद्द कर दिया है, वो भी पहुँच रही हैं, तो सीसीएस की बैठक होगी, निश्चित होगी और देखना होगा कि सरकार उसमें क्या फैसला लेती है। लेकिन इन सब के समक्ष प्रधानमंत्री ज़रूर अगर आतंकियों ने उनको अगर चैलेंज किया है, तो उस चैलेंज का जवाब उनको देना आता है। वो 2 बार हम लोगों ने ये कर दिखाया है, उरी में किया है, उसका जवाब दिया है, पुलवामा में जिस तरीके से घटना हुआ उसका जवाब मिला है और इस बार भी करारा जवाब मिलेगा। अभिषेक, जो घटना स्थल है बैसरन वैली, उससे ऐसी-ऐसी तस्वीरें भी अब आ रही हैं जो दिल को झकझोरने वाली है। एक तस्वीर ऐसी आई है कि जिसमें एक कपल है जिसकी शादी कुछ दिन पहले ही हुई थी और वो गए थे जो है वहाँ पे पिकनिक मनाने के लिए, एन्जॉय करने के लिए, और वो तस्वीर है कि पति का जो शव है वो ज़मीन पर है और उसके बगल में वो लेडी खड़ी बैठी हुई है। तो मतलब ये दिल को झकझोरने वाली जो जो तस्वीरें आ रही हैं, वो तो मतलब विचलित कर ही रही हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ इस तरह की भी खबर आ रही है कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, इसको लेकर के भी मतलब कयास ही चल रहा है कि टीआरएफ ने जिम्मेदारी ली है। अभी कभी भारत सरकार की तरफ से पुख्ता तौर पे ये नहीं कहा गया है कि किस आतंकी संगठन का यह काम है। लेकिन इस तरह की बात आई कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से 2019 के बाद डेमोग्राफिक जो चेंज हो रहा है,
जो बाहर के लोगों को बसाया जा रहा है, उनको भी संदेश देने की कोशिश है कि अब हम अपने हमलों को और तेज़ करेंगे। तो ये डेमोग्राफिक चेंज का जो एक हिसाब-किताब जो बात आ रही है, वो ये पूरा मामला मतलब आपके संज्ञान में है क्या? देखिए ललित, इस तरीके के जो हमले रहे हैं वो पहले भी होते रहे हैं। पिछले कुछ सालों की बात करेंगे, जब से धारा 370 को हटाया गया, आर्टिकल 370 को हटाया गया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये प्रयास रहा कि कश्मीर को भी अदर स्टेट्स की तरह एक नॉर्मल रखा जाए, और वहाँ पर जो है वहाँ के लोगों के लिए जो साधन है उनको बढ़ाया जाए, उनके लिए मौके बढ़ाए जाएँ, उनको मेन स्ट्रीम से जोड़ा जाए। और यही इसी क्रम में जो है बाहर के लोगों को भी जम्मू कश्मीर में बसाने की एक कवायद शुरू की गई, और जो वहाँ पे हम बोल सकते हैं अलगाववादी या फिर जो आतंकी है, खास तौर पर जो पाकिस्तान समर्थित आतंकी हैं, उनका मेन टारगेट यही था कि अगर कश्मीर भी भारत के अन्य राज्यों की तरह बन जाता है, तो फिर कहीं न कहीं वहाँ पे नॉर्मल चीज़ें हो जाएँगी। तो जो उनका कश्मीर को लेकर हक है या और अन्य दावे हैं, वो सारे दावे धरे के धरे रह जाएँगे। इसी एक चीज़ को डिस्टर्ब करने के लिए उन्होंने पहले जो है नॉन कश्मीरी लोगों पे हमले भी किए हैं। आपने देखा होगा कि जैसे बैंक में जाके उन्होंने वहाँ के मुलाजिम को या फिर सरकारी टारगेट स्कूल किया। टीचर को मारा, ये पूछ कर कि वो कहाँ के हैं, इस तरीके की किलिंग होती रही है, और टारगेट यही है कि जो बाकी देश के हिस्से के लोग हैं, उनके मन में एक दहशत रहे और वो कश्मीर के साथ नॉर्मल तौर पर ना जुड़ पाएँ। और कल भी जिस तरीके से जो अटैक हुआ है, जो बात सामने आई है कि आइडेंटिटी पूछ के और ये एस्टेब्लिश करने के बाद कि वो हिंदू रिलीजन से हैं, उनको मारा गया है। तो ये भी सिर्फ़ एक यही संदेश देने के लिए है कि भई यहाँ पर जो है हिंदू अगर आते हैं, क्योंकि अभी अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है और पहलगाम वहाँ पर एक उस यात्रा का बहुत बड़ा पॉइंट होता बेस है, पॉइंट है, काफ़ी एकदम। टाइम भी लगता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत सोची-समझी साजिश के तहत अंजाम दी गई हैं। साथ ही साथ जो हमारे देश की हारमनी है, उसको भी जो है कहीं न कहीं बिगाड़ने का एक प्रयास इस हमले के ज़रिए किया गया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इसके लिए पाकिस्तान ने पूरी फुल प्रूफ जो है एक प्लानिंग की है। तभी बड़ी बेशर्मी के साथ जो है वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर कल रात को इस चीज़ का दावा कर रहे हैं कि इस हमले में हमारा हाथ नहीं, क्योंकि जैसे जो बात सामने आई है कि टीआरएफ ने जो है अपना इस हमले के पीछे अपनी ज़िम्मेदारी ली है। क्योंकि टीआरएफ जो है जैश-ए-मोहम्मद का ही एक सब्स्टिट्यूट है, जो नए तरीके से बनाया गया है, और उसका जो एक मुखिया है उसको कहीं न कहीं वो कश्मीर का रहने वाला है, इंडियन उसका ओरिजिन बताया जाता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत प्लानिंग के साथ फ्रंट पे रखी गई हैं। बैकडोर से जो है पाकिस्तान का इसमें पूरा हाथ है, और इंटरनेशनल लेवल पर तभी इतनी बेशर्मी के साथ पाकिस्तान ये दावा कर रहा है कि इस हमले में पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इसी वजह से थोड़ा समय लग सकता है सबूत जुटाने के लिए, जो ये साबित कर सके कि पाकिस्तान की इस हमले में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, और टीआरएफ हो या फिर कोई और हो, वो सिर्फ़ मुखौटा है, बाकी सारा काम जो है पाकिस्तान में ही साजिश रची गई है। पाकिस्तान के द्वारा ही इस पूरे हमले को अंजाम दिलवाया गया है, और यही कारण भी है कि जो हमारी फ़ोर्सेज़ हैं या जो पुलिस है, उनका प्रयास यही है कि उन आतंकियों को जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया, उनको ज़िंदा पकड़ा जा सके। वो सैटेलाइट फ़ोन या जो भी जिस भी तरीके का फ़ोन वो यूज़ कर रहे होंगे, उन सबको ट्रेस करके ये सारी चीज़ें सबूत के तौर पे इकट्ठी की जाएँगी, और फिर उनको सामने रखा जाएगा। इंटरनेशनल लेवल पे भी ये सारी चीज़ें बताई जाएँगी। इस बीच तहव्वुर राना भी एनआईए की कस्टडी में है। हालाँकि तब्बुर राना को इस हमले की जानकारी हो, ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ वो अमेरिका बिल्कुल। में पुलिस कस्टडी में था, यहाँ पर भी वो एनआईए की कस्टडी में है। लेकिन कई एंगल को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान ने इस हमले को अंजाम दिलवाया है, और कई आप देखेंगे कई समीकरण ऐसे हैं, जैसे कि यूएस के जो वाइस प्रेज़िडेंट है, वो इनका इंडिया में होना, पीएम मोदी का सऊदी अरब जाना। अब आप समझिए कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के कभी बहुत अच्छे रिश्ते होते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में इंडिया के साथ सऊदी अरब की जो है घनिष्ठता बढ़ी है, और कहीं न कहीं सऊदी अरब ने पाकिस्तान से दूरी बनाई है। औ तो ये कई इंटरनेशनल घटना मतलब क्रम को भी आप जोड़कर देखेंगे, तो ये टाइमिंग जो है पाकिस्तान ने काफ़ी सोच समझ कर इस टाइमिंग पर इस हमले को अंजाम दिलवाया है।
वहीं चीन की अभी तक चुप्पी साधे रखना, ये भी कहीं ना कहीं चीन को पूरे इंटरनेशनल लेवल पर अकेला बना रही है इस मौके पर। खास तौर पे जब वो टैरिफ वार शुरू हुआ और उस समय पे चाइना ने जैसे इंडिया के सामने पेशकश रखी कि हम दोनों को अब मिलकर जो है इस टैरिफ का सामना करना चाहिए, हम दोनों को एक होना चाहिए। लेकिन अब जब इंडिया को समर्थन की जरूरत है, और कम से कम समर्थन ना भी करे लेकिन इस चीज की निंदा तो चाइना के माध्यम से की जानी चाहिए थी, इस आतंकी हमले की, लेकिन चाइना ने अभी भी जो है चुप्पी साधी हुई है। तो ये सारी चीजें इंटरनेशनल फोरम पे हर कोई देख रहा है, और अभी आने वाले समय में इसका जो नतीजा है वो भी सबको देखने को मिलेगा। मनीष, अगर हम थोड़े इसकी सियासी पहलू को भी देखें तो राहुल गांधी की तरफ से आया है कि हमारा फुल सपोर्ट है सरकार को। टेररिज्म को लेकर के कांग्रेस का जो एटीट्यूड है, कांग्रेस का जो व्यू है, वो एकदम क्लियर है कि उसके साथ जीरो टॉलरेंस, किसी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही साथ ट्रंप ने भी पीएम मोदी को फोन किया और कहा जो है कि इस घड़ी में अमेरिका पूरी तरीके से साथ है। तो ये इसके सियासी जो मतलब है, इसको किस तरीके से देखा जाए? क्योंकि वैसे देखा जाए तो देश के तमाम हिस्सों से, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इसकी लानत मलानत की है और ये कहा है कि सरकार जो है उस पर और एक्टिव तरीके से उसको टैकल करे, हम पूरी तरीके से साथ हैं। तो इस राहुल गांधी का ये कहना, ये अपने आप में कितना अलहदा है, कितना अलग है? देखिए, ये ऐसा घटना है ललित जी, जिसमें कल तक तो 26 की संख्या आई थी, लेकिन आज सुबह बढ़ के उसकी संख्या, जो वहाँ पे लोग मारे गए हैं उनकी संख्या अब 28 हो गई है। और इसमें पुरुष हैं जिनके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, सभी अपने परिवार के साथ घूमने गए थे। तो ये वक्त राजनीति का तो कतई नहीं हो सकता। और कल इसीलिए सबसे पहले प्रियंका गांधी, जो कि वन नेशन वन इलेक्शन पे जो कमेटी बैठी हुई, उसकी बैठक थी एकदम। संसद में, तो पार्लियामेंट एनेक्सी में उनका सबसे पहले प्रतिक्रिया आया कि हम सरकार के साथ हैं और सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। राहुल गांधी क्योंकि इस समय यूनाइटेड स्टेट्स में है, तो वहां से उन्होंने इसकी भर्त्सना की और उन्होंने कहा कि सरकार जो कार्रवाई करे, हम सरकार के साथ हैं। तो ये वक्त राजनीति का नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी भी जो है, उन्होंने कहा है कि इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन तो है ही, क्योंकि कांग्रेस, आपको पता है कि कांग्रेस के कार्यकाल में, खासतौर से यूपीए के कार्यकाल में बड़े आतंकी हमले देखने को मिले थे। और सबसे बड़ा 26/11 मुंबई का टेरर अटैक है, ताज पर हमला था, और उसका काफी नेगेटिव असर भी देखने को मिला। हालांकि तब की विपक्षी दल लगातार जो है कांग्रेस पे और तब की सरकार पर हमला भी कर रही थी। आपको याद होगा कि खुद मौजूदा प्रधानमंत्री और तब तक गुजरात के मुख्यमंत्री, वो ताज होटल तक भी जब हमला चल रहा था तो वहां पे चले गए थे। लेकिन इस वक्त सियासी रोटियां तो सेकने का कतई नहीं है, क्योंकि निर्दोष लोगों की हत्या हुई है वहां पे निर्मम तरीके से, और उनके साथ सांत्वना पूरे देश का है, क्योंकि इसका पूरा असर जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी पे पड़ता है, जम्मू कश्मीर के पर्यटन पे पड़ता है। आने वाले अमरनाथ यात्रा जो शुरू होने वाला है जुलाई में, उस पे पड़ेगा। बेस कैंप है वहां पे। तो जाहिर तौर पर कोई नहीं चाहता कि जम्मू कश्मीर अस्थिर हो, लेकिन और इसीलिए कोई भी सियासी इस मुद्दे पे नहीं करेगा। लेकिन ये चीज जरूर है, और ये बात की लगातार कल से चर्चा की जा रही है ललित जी, की इंटेलिजेंस चूक तो है। इंटेलिजेंस चूक, क्योंकि ये जो पूरा इलाका है, आप देखेंगे कि इसको मिनी स्विट्जरलैंड उसको कहा जाता है। और वहां पे चिनार के पेड़, बड़े बड़े पेड़ हैं, जहां पे लोग जाते हैं। आखिरकार इस लोकेशन पे, जहां पे सरकार को पता है, इंटेलिजेंस एजेंसियों को पता है कि यहाँ पे भारी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं, वहां आतंकी कैसे चले आए? वहां पे सिक्योरिटी तो क्या इस तरीके से छोड़ दिया गया था? लोग आश्वस्त थे कि नहीं, इस तरह की कोई घटना नहीं होगी। तो इसको लेकर जरूर सवाल उठेंगे, सरकार पे सवाल उठेंगे, इंटेलिजेंस एजेंसियों पे सवाल उठेंगे कि आखिरकार ये चूक कैसे हुई। और वो भी तब जब 7 अप्रैल को ये कहा जा रहा है कि ये इनपुट था और लोग रेकी करके गए हैं, यहाँ पे होटलों में रुके हैं। ये तमाम खबरें जो है ये सामने आ रही है। तो जाहिर तौर पर इंटेलिजेंस चूक तो है, और इसको लेकर जरूर सवाल पूछा जाएगा। लेकिन इस वक्त कोई भी सियासी रोटी नहीं सेकेगा, क्योंकि निर्दोष लोगों की वहां पे हत्या हुई है। और कई लोग जो है, महिलाएं जो है, उनके पति चले गए, बच्चे बिलक बिलक के रो रहे हैं वहां पे। एक अभी वीडियो सुबह में आया है लोकेशन पे, जहां पे इंडियन आर्मी के जवान जब पहुंचे, वहां पे सेना के जवान पहुंचे, तो वो लोग उन पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। वो उन जवानों को बताना ये पड़ रहा है लोगों को कि हम इंडियन आर्मी से हैं। यानी क्योंकि जो आतंकी आए थे ललित जी, वो इंडियन आर्मी के ड्रेस में आए थे, इसलिए जो एकदम, इंडियन आर्मी बाद में पहुंचे हैं, वो पानी का बॉटल दे रहे हैं, उन पे लोग भरोसा नहीं कर पा रहे।
बहुत सांत्वना देने के बाद उन्होंने कहा कि उसमें से कुछ जवान हैदराबाद से थे, तो एक जो व्यक्ति मारा गया वो हैदराबाद से है, तो उनको कहा गया कि ये हैदराबाद से जवान है। तो इस तरीके से लोगों को समझाया गया, लोगों में भरोसे का कमी वहां पे नजर आ रहा है उस वीडियो में, जो कि अभी सुबह में सामने में अभी आया है सामने। तो जाहिर तौर पर सवाल पूछे जाएंगे इंटेलिजेंस चूक को लेकर, इस तरीके से जब सैलानी वहां पे पहुंच रहे हैं कैसे खुला छोड़ दिया गया, क्योंकि आतंकी इसी ताक में थे। तो सियासी रोटी तो नहीं सेकेंगे, लेकिन इंटेलिजेंस चूक जो है उस पर जरूर सवाल खड़ा किया जाएगा। अभिषेक, आम जन के मन में ये सवाल उठता है कि पाकिस्तान खुद को वो टेरर का विक्टिम कहता है, और आप देखते भी हैं कि पाकिस्तान का चाहे खैबर पख्तूनख्वा प्रांत है, केपीके, फाटा और बलूचिस्तान का जो इलाका है, वहाँ पे इस तरह की वारदात होते हैं अफगानिस्तान के बॉर्डर पर। लेकिन इतनी सारी चीज़ों के बावजूद पाकिस्तान जो खुद ही अपने आप को विक्टिम मानता है, वो इस तरह की हरकतों को अंजाम क्यों दिलवाने की कोशिश करता है अपनी ज़मीनों पर? उसकी ज़मीन पर आतंकी तंजीमें जो चल रही हैं, जिसको पाकिस्तानी फ़ौज, आईएसआई हर तरीके से ट्रेन करती है, तो जब वो खुद ही विक्टिम है, तो फिर वो इस तरह का काम क्यों करता है? आखिरकार उसकी मनःस्थिति जो पाकिस्तान की, वो क्या है? देखिए, पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का जब भारत का जो अखंड भारत था, जब उसका बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान जो है धर्म के आधार पर एक नया देश बनाया गया। नाम उन्होंने पाकिस्तान रखा। पाक का मतलब होता है कि साफ सुथरा, स्वच्छ और शुद्ध, हम उसको बोल सकते हैं। लेकिन हरकतें शुरुआत से ही उनकी नापाक रही, चाहे वो बंटवारे के समय की रही हो, चाहे उसके बाद की रही हो। एक मुझे लगता है कि मन में जो है पाकिस्तान की एक ईर्ष्या रही भारत से हमेशा। किसी भी चीज को हम उसको मान सकते हैं, और ये रहा कि हमें खुद को जो है भारत से ऊपर दिखाना है। लेकिन वो सिर्फ दिखाना है, आपको आपने उसके लिए कुछ मेहनत की नहीं है। और यही वजह रही कि उन्होंने जो है एक जो भारत से प्रतिद्वंद्विता रखी, दुश्मनी रखी, और एक प्रॉक्सी वार जो है हमेशा भारत के खिलाफ जो है उन्होंने जारी रखी। कश्मीर को एक बड़ा मुद्दा बना के उन्होंने हमेशा से जो है आतंकवाद को बढ़ावा दिया। आप सोचिए कि जब बंटवारा हुआ तो उसके बाद कुछ समय के बाद ही जो है भारत के साथ पाकिस्तान ने युद्ध भी किया। और फिर 70s से जो हमारा तो खैर जन्म भी नहीं हुआ था, उससे पहले की जो समय सुनने में आता है कि 70s से जो है कहीं ना कहीं इंसर्जेंसी और जो ये मिलिटेंसी है वो शुरू करवा दी गई थी श्रीनगर में, मतलब कश्मीर में। तो आप ये सोच सकते हैं कि किस तरीके से जो है पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ एक प्रॉक्सी वार को जारी रखा। ना केवल भारत, आप वहां देखेंगे, अगर अफगानिस्तान की सीमा पे भी आप देखेंगे तो पाकिस्तान का जो है अफगानिस्तान के साथ भी यही झगड़ा चलता रहता है। अभी अच्छा, तालिबान की वहां की गवर्नमेंट है। अभिषेक, इन सब के बीच एक खबर ये भी आ रही है, इस पर आपसे भी राय लेंगे और मनीष से भी। मनीष, सवाल है कि कल घटना होने के बाद रात भर पाक वायुसेना के जो है फाइटर प्लेन्स बहुत ही एक्टिव रहे। उनकी जो मूवमेंट थी काफी तेज देखी गई भारतीय बॉर्डर के पास, मतलब रावलपिंडी से लेकर के आपके कराची तक। तो मतलब इससे क्या, एक तरफ पाकिस्तान ये कहता है कि भाई हमारा कोई रोल नहीं है, हमारी कोई भूमिका नहीं है, और दूसरी तरफ जो है भारत पाक बॉर्डर पर जो है एबनॉर्मल एक्टिविटीज पाक एयरफोर्स की तरफ से जो देखी गई है, फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड है, उसमें कुछ कैप्चर किए गए हैं। तो आखिरकार ये दोनों बात कैसे, जब आपकी कोई भूमिका नहीं है तो आप इतना एबनॉर्मल एक्टिविटी नॉर्मल टाइम में आप क्यों कर रहे हैं? एक सवाल तो ये बनता ही बनता है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कल जिस समय ये घटना सामने आई और जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह खुद श्रीनगर वहां पे पहुंचे और प्रधानमंत्री ने संज्ञान लिया। प्रधानमंत्री उस वक्त सऊदी अरब में थे, उन्होंने गृह मंत्री को फोन किया, तुरंत उनको जाने को कहा, और पूरा पूरा जो तंत्र है जिस तरीके से एक्टिव हो गया था। उसके बाद कहीं ना कहीं पाकिस्तान को, क्योंकि इससे आप पहले याद कीजिए 2016 में उरी में जिस तरीके से निर्मम हत्या की गई थी जवानों की, उसके बाद पाकिस्तान भारत ने वहां पे एलओसी क्रॉस करके जो है और वहां पे आतंकी कैंपों को नस्तानाबूद किया। उसके बाद दूसरी 2019 की बात है, जब पुलवामा में सीआरपीएफ के 40 से ज्यादा जवान जब वहां पे उनकी हत्या की गई, और उसके बाद मनीष बालाकोट को अंजाम। मनीष मनीष यहाँ पे एक जानकारी और मैं दे देता हूँ आपको कि सोशल मीडिया पोस्ट पे जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से 2 उड़ानों का जिक्र किया गया है। एक फ्लाइट है PAF 198, ठीक है, और दूसरी फ्लाइट है PAF 101। ये जो 101 है वो छोटा एम्ब्रेयर फेनोम
100 जेट है, और जो 198 है वो लॉकहीड C-130E हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट करियर। मतलब ये दो तरह की जानकारी है कि 198, 101, एक छोटा नहीं बिल्कुल, और नहीं जी बोलिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और दो इतिहास ऐसी घटनाएं हैं। ऐसा हालांकि ऐसा नहीं है कि सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय सेना ने केवल 2019 और 2016 में किया, इससे पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक होती रही है, लेकिन वो क्योंकि चीजें सामने आती नहीं थी, अब ये चीजें खुलकर सामने आती हैं। तो आपको बता दूं कि निश्चित तौर पर कल पाकिस्तानी सेना जो अलर्ट पे थी इस घटना को अंजाम देने के बाद, और जिस तरीके से अंजाम दिया गया, उनको इस बात का डर होगा कि क्या किसी तरीके की कोई सर्जिकल स्ट्राइक हो सकती है क्या पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, क्योंकि आपको पता है कि जितने आतंकी कैंप जो थे वो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वहां से वो ऑपरेट करते थे, वहां पे उनकी ट्रेनिंग की जाती है। ये तो ये भारतीय सेना के पास और खुफिया एजेंसियों के पास ये पुख्ता उनको जानकारी है कि कहाँ पाकिस्तान में जो है इस तरीके के आतंकी संगठन जो ऑपरेट करते हैं उनके ट्रेनिंग कैंप्स कहाँ पे हैं, ये पूरी उनके पास जानकारी है। और जाहिर तौर पर यही बात है कि पाकिस्तान को, क्योंकि उसके यहाँ पनाह इन लोगों ने लिया हुआ है, उसको इस बात का डर होगा कि क्या ऐसा कोई सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय सेना कर सकती है, क्या वायुसेना, भारतीय वायुसेना ऐसा कोई स्ट्राइक कर सकती है क्या। तो यही वजह है कि पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी जो एयरफोर्स है वो बिल्कुल पूरी तरह से रेड अलर्ट पर थी, और उनको इसका डर सता रहा होगा, क्योंकि आपको पता है कि मौजूदा सरकार में इस तरीके की कार्रवाई की गई है। तो यही कारण है कि उनके पूरे जो आप जो वायुसेना है बिल्कुल अलर्ट पे थी, और इसलिए हरकतें देखी गई हैं, जो कि ये रिकॉर्ड में आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रिकॉर्ड भारतीय एजेंसियों को ये मिल गया है। तो जाहिर तौर पर अभी भी ऐसा नहीं है, लेकिन आपको याद होगा कि 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में आतंकियों ने उस घटना को अंजाम दिया था, और भारतीय बिल्कुल। सेना ने 26 और 27 के मिडनाइट में जो है वो स्ट्राइक किया था बालाकोट पे। तो हमारे पास समय है, भारत सरकार इसको तथ्यों को टटोलेगी, सीसीएस की बैठक होगी, खुफिया इनपुट्स लेगी, और जब माकूल समय होगा उसका जवाब जरूर सरकार देगी। अभिषेक, इस बीच ये भी खबर है कि बारामूला में एलओसी के करीब 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है भारतीय फौज ने। तो अब ये देखिए जो है कि जिस तरीके से पूरे घटनाक्रम को देखिए कि पहलगाम में आतंकियों ने कायराना हरकत की, ठीक उसके बाद जो है बारामूला में मुठभेड़ होती है, मुठभेड़ में 2 आतंकी मारे जाते हैं। तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं ये पूरी जो आप कह भी रहे थे कि एकदम फुल प्रूफ एक प्लानिंग थी, जिसमें एक बड़े स्तर पर मतलब एस्केलेट करना था पूरे मामले को। तो वो बारामूला में एलओसी के पास वाली जो घटना है, वो इस बात की पुष्टि करती है। अभिषेक? बिल्कुल ललित, जो जानकारी है वो यही है कि बारामूला में जो है इंटेलिजेंस, अपने जो आर्म फोर्सेस हैं और जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, उनको इनपुट मिला था कि वहाँ इंसर्जेंसी हुई है और टेररिस्ट हो सकते हैं। तो पूरा एरिया को जो है कॉम्बिंग करके फिर इनकी तलाश शुरू की गई थी, और उसके बाद वहाँ पे एक एनकाउंटर भी हुआ है, जिसमें जो एक बड़ी कामयाबी है, एक इन्फिल्ट्रेशन है, उसको रोका गया है इंडियन फोर्सेस द्वारा। और आप ये देखेंगे कि हम अगर पिछले कुछ सालों की ही बात करें, तो जो हमारी इंडियन आर्म फोर्सेस हैं और जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, उनका इंटेलिजेंस काफ़ी अच्छा भी रहा है, क्योंकि उन्होंने इन्फिल्ट्रेशन को लगभग सीमा पर ही रोका है, और आतंकियों को जो है उन्होंने कईयों को मुठभेड़ में ढेर भी किया है। लेकिन कल जो पहलगाम की अगर हम बात करेंगे, तो ज़ाहिर तौर पे इंटेलिजेंस में कोई चूक ज़रूर रही, क्योंकि जिस तरीके से एक टूरिस्ट स्पॉट है, तो संवेदनशील भी इलाका है सिक्योरिटी के लिहाज से, वहाँ तक आतंकी पहुँच जाते हैं। और ये जानकारी आ रही है कि उन्होंने भी इंडियन आर्मी की जो है यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, और उन्होंने उस यूनिफॉर्म के आड़ में जो है वहां तक पहुंच बनाई, और फिर उन्होंने आतंकी हमले को अंजाम दिया है। तो ये भी एक बड़ा प्रश्न रहेगा, और जो है भारत सरकार ने इस पर कहीं ना कहीं गंभीरता पूर्वक जो हमारी इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं, उनसे, जैसे रॉ हो गई या फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया, उनसे ये सवाल भी जरूर करा होगा, और जो भी इसके पीछे लापरवाही रही है उसका भी जो है उस पर जो भी उचित कार्रवाई बनती है वो भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब प्राथमिकता है कि आतंकियों को ढूंढ निकालना, और उनको जो है अगर जिंदा पकड़ा जा सके तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा।
और वो जिंदा सबूत होगा पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की साजिश के खिलाफ। और यही अभी फिलहाल जो है प्राथमिकता है, और इसी पर जो है जो हमारी जांच एजेंसी हैं और इंडियन आर्मी है वो जुटे हुए हैं अपने काम में। उधर जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह, वो आज दौरा करेंगे, और मुझे लगता है शायद उनके आने के बाद हो सकता है सीसीएस की बैठक तब ज़्यादा डिटेल में हो, क्योंकि वो वहाँ का ताज़ा हालात भी लेकर आएंगे और क्या कदम अब उठाए गए हैं उसकी भी एक जो है जानकारी सीसीएस की बैठक में प्रधानमंत्री को भी देंगे, अन्य सदस्यों को भी देंगे। तो आज इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा गहमा-गहमी रहेगी, और थोड़ा समय ज़रूर लग सकता है, लेकिन एक जो जवाबी कार्रवाई है, उसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी, और फिर उसको किस तरीके से अंजाम देना है, वो सारी चीज़ें भी डिस्कस होंगी। और सबसे बड़ी जो फिलहाल की ज़रूरत है, जो समय की ज़रूरत है, वो है कि इन आतंकियों को जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया है, उनको पकड़ा जा सके, ताकि जो उनकी प्लानिंग है, कब, कहाँ, कैसे हुई है, कौन-कौन उसमें इन्वॉल्व रहा है, ये सारी चीज़ें जो है फॉइल की जा सके। उनको फिर जो है एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी रखा जाएगा, पाकिस्तान की जो भूमिका है उसको भी रखा जाएगा। जिस तरीके से पाकिस्तान सफ़ेद झूठ बोल रहा है कि उसका इस हमले में कोई हाथ नहीं है, वो सारा जो है झूठ उजागर उसका किया जाएगा। तो थोड़ा हमें सबको, हमारे अंदर गुस्सा ज़रूर है इस हमले को लेकर, हमें थोड़ा धैर्य भी रखने की ज़रूरत होगी, और एक उचित समय पे उचित कार्रवाई भी हमें देखने को मिलेगी। अच्छा मनीष, एक सवाल है कि भारत जितना ज़्यादा वोकल होगा, जितना एक्टिव तरीके से अपनी बात को असर्टिव तरीके से रखेगा, तो इस तरह की घटनाएँ मतलब पाकिस्तान की तरफ से वो पाकिस्तान उस बात को इनकार करता रहेगा। पाकिस्तान का चूँकि इतिहास है, तो कम से कम ये उम्मीद करना बड़ा मुश्किल है कि पाकिस्तान इस बात को कभी कहेगा कि उसका हाथ है। लेकिन भारत जितना एक्टिव होगा और जम्मू-कश्मीर को लेकर के जितने स्ट्रॉन्ग स्टेप्स और लिए जाएँगे, तो भविष्य में भी इस तरह की घटनाएँ, भले ही आइसोलेटेड ही हो, लेकिन इस तरह की घटनाएँ आपको देखने को भी मिल सकती हैं। ज़्यादा असर्टिव होना कहीं न कहीं एक तरीके से कि पाकिस्तान बौखलाहट में होगा, उबाल में होगा और वो इस तरह की वारदात को अंजाम देने की कोशिश करता रहेगा। नहीं देखिए, पाकिस्तान कभी भी जो भी घटना हुआ, चाहे पुलवामा की बात करें, चाहे 26/11 की बात करें, कभी भी पाकिस्तान ने उसको स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसको इस बात का डर है कि अगर वो स्वीकार करेगा या इस तरीके से, क्योंकि ये तो हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में टेरर फंडिंग की जाती है पाकिस्तान की सरकार की ओर से, उसके अलग-अलग तंत्रों के ज़रिए। आईएसआई जो है वो उनको ट्रेनिंग देती है, उनको पनाह देती है, उनकी पूरी तरीके से फंडिंग करती है, और यही कारण है कि आपको 2018 में याद होगा कि एफएटीएफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में अपने डाल दिया था इस तरीके के टेरर फंडिंग को लेकर। तब पाकिस्तान एकदम। ने इसी के कारण लश्कर-ए-तैयबा जो है उसका नाम बदला और एक नया टीआरएफ ग्रुप का गठन किया गया, जिसमें सभी आतंकी संगठनों को जो है उसमें शामिल किया गया। तो क्योंकि उस समय एफएटीएफ बहुत सख्त हो गया था, भारत के ही पहल पे एफएटीएफ बहुत सख्त हुआ था टेरर फंडिंग पे कार्रवाई को लेकर। और इस वक़्त भी अगर पाकिस्तान इस तरीके से इनकार करता है, तो क्योंकि टेरर फंडिंग अभी भी की जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। तो भारत इस बात को बहुत ही मुखर के होकर इसको अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे अलग-अलग देशों के सामने इस बात को रखेगा, क्योंकि आप देखिए इस बार पहले इंडियन आर्मी को सीआरपीएफ के जवानों को टारगेट किया जाता था, लेकिन इस बार सिविलियंस को टारगेट किया गया है, पर्यटकों को टारगेट किया गया है। और इसका रोष हम जम्मू कश्मीर के सड़कों पे भी देख रहे हैं कि कल लेट नाइट तक लोग कैंडल हाथों में लेकर वहां के स्थानीय लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि उनकी आजीविका पर हमला है, उनके जीवन यापन पर यह हमला है। तो जाहिर तौर पर वहां पे भारत सरकार जो है नजर बनाए हुए है और उचित समय पे कार्रवाई करेगी। जाहिर तौर पर उकसाने इस तरीके की चीजों को एस्केलेट करने से तो काम नहीं चलेगा, लेकिन पाकिस्तान को उसी की भाषा में भारत सरकार और हमारी सैन्य फोर्सेस जरूर जवाब देगी। और इसका अध्ययन करिए, सीसीएस की बैठक जब होगी और हमें इंतजार करना होगा। लेकिन अभी जो इस समय सबसे बड़ी बात यह है कि जो पहलगाम में आतंकियों ने ये इस घटना को अंजाम दिया है, सर्च ऑपरेशन, क्योंकि कल लेट नाइट था, शाम का वक्त था, तो बहुत ज्यादा कार्रवाई करने में दिक्कत आ रही होगी हमारे आर्म फोर्सेस को। अब दिन का उजाला है, हमारे ड्रोन से लेकर हेलीकॉप्टर पूरे सीरिया की कॉम्बिंग सही ढंग से कर सकेंगे और उन आतंकियों को खोज निकालने की कोशिश करेंगे। तो पहला लक्ष्य तो सरकार का ये होगा कि उन आतंकियों को ढूंढ निकालना जिन्होंने ये कायरतापूर्ण कार्रवाई की है। अच्छा अभिषेक, एक बहुत ही रोचक बात है कि
साल 2000, 2002 और 2025, ये 2000 से लेकर के 2025 में 3 ऐसे मतलब साल हैं जिस समय यूएस के बहुत बड़े-बड़े चेहरे भारत के विजिट पे थे और उसके बाद इस तरह की आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया। साल 2000 में क्षिति सिंहपुरा मैसेकर के बारे में आप जानते ही हैं, वो अनंतनाग जिले में। और उस समय जो घटना घटी थी तो बिल क्लिंटन आए थे, फिर उसके बाद जो है 2002 में यूएस होम डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी अधिकारी यहाँ पे आई थी जो है, और उसके बाद 2025 में जिस दिन वारदात हुई है उस दिन जेडी वेंस जो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट है वो भी भारत के दौरे पे रहे हैं। तो क्या आपको ये लगता है कि ठीक है, जमीन जो है वो भारत की है, जमीन जम्मू कश्मीर की है, आतंकी तंजीमों ने कायराना हरकत को अंजाम दिया, लेकिन यह संदेश भारत के साथ साथ जो है अमेरिका को भी देने की है कि आप देखो जो है कि टेररिज्म के खिलाफ आप बड़ी-बड़ी बातें करते हो, बड़ी-बड़ी बात कहते हो, लेकिन कहीं न कहीं डबल स्टैंडर्ड भी अपनाते हो। तो उसका एक नतीजा है, क्योंकि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने अपनी इस घटना को अंजाम दिया है या देते रहे हैं, वो बार-बार अपने को कहते हैं कि वो कहीं न कहीं उनका सॉफ्ट कॉर्नर यमन के हूतियों से भी है, उसके बाद जो फ़लस्तीन से भी है, तमाम सारी बातें आती रहती हैं। तो क्या ये यूनाइटेड स्टेट्स को भी एक मैसेज देने की कोशिश की गई है? देखिए ललित, मैं आपको इससे पहले एक चीज़ अपडेट ये करना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर पुलिस के जो फॉर्मर डीजीपी हैं शेष पॉल वैद, उन्होंने मीडिया के सामने एक बयान दिया और उन्होंने इस हमले को जो है पुलवामा 2 बताया है। और उनका ये कहना है कि ये हमास जिस तरीके से हमले को अंजाम देता है, उसी स्टाइल में इस हमले को अंजाम दिया गया है। जैसे कि इज़राइल में 7 अक्टूबर को जो हमला किया गया था, ठीक उसी तर्ज पे इस हमले को अंजाम दिया गया और उन्होंने ये कहा है कि कहीं न कहीं जो असीम मुनीर है, पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं, उन्होंने जिस तरीके से 2 या 3 दिन पहले जो सबके सामने अपना जो बयान दिया था और भारत के खिलाफ उन्होंने जो अपना एक बयान जारी किया था अपनी आवाम के लिए, तो वो एक कोइंसिडेंस मतलब वो एक जो है कहीं न कहीं इस पूरी साजिश को आप देखेंगे कि जोड़ भी रहा है और इसमें सीधे-सीधे पाकिस्तान का ही हाथ है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से इज़राइल ने जो कार्रवाई की है, हो सकता है कि आने वाले समय में भारत भी उसी तरीके से जो है कोई बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ कर सकता है। तो इस सब चीज़ को हमारे को मतलब अभी नज़र रखनी होगी क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान जो है बेशक क्योंकि उसकी आदत रही है कि अपने कुकृत्यों को छुपाने के लिए वो सफ़ेद झूठ बोलता रहा है। लेकिन अब सबको समझ में आता है और कोई भी पाकिस्तान की बात पर विश्वास नहीं करता है। बेशक पाकिस्तान कितना ही चिल्ला ले, कितना ही वो कह ले कि भई उसका इस हमले में हाथ नहीं है, लेकिन इस पूरी साजिश में पाकिस्तान का हाथ है और अब यही अभी हमारे को इंतज़ार करना होगा कि किस तरीके से जो है आने वाले समय में भारत इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देता है और क्या कार्रवाई करता है। क्योंकि अगर हम पाकिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान में भी खुद वहाँ पर एक तो इकोनॉमिक क्राइसिस चल ही रहा है, वहाँ की आवाम जो है वो खुद अपनी सरकार से, अपनी आर्मी से त्रस्त है। इसके अलावा सिंध प्रांत हो गया या फिर बलूचिस्तान हो गया, वहाँ पर भी कहीं न कहीं जो पाकिस्तानी आर्मी और जो सरकार है, उसके खिलाफ वहाँ के लोगों के बीच में भी नाराज़गी है। तो ये भी तो हो सकता है कि अभिषेक अभिषेक और मनीष, ये देखने वाली बात होगी कि इस कायराना हरकत के बाद किस तरीके से सीसीएस की बैठक होने के बाद क्या कुछ बाहर निकल के सामने आता है। लेकिन ये बात तो तय है कि पाकिस्तान की तरफ से एक्सपेक्टेड लाइन पे ही कमेंट आया था कि उनकी कोई भूमिका नहीं है और ये भारत की आदत है कि हर एक छोटी बड़ी बात के लिए वो जिम्मेदार ठहराते हैं। लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से पाकिस्तानी एयरफोर्स की एबनॉर्मल एक्टिविटी कराची से लेकर के रावलपिंडी तक देखी गई है, मतलब इंडिया बॉर्डर पर, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर, तो ये इस बात की भी तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं न कहीं पाकिस्तान के मन में चोर है। पाकिस्तान को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ पुलवामा के बाद जिस तरीके से भारत ने रिएक्ट किया था, हो सकता है कि इस घटना के बाद भारत की तरफ से कोई रिएक्शन आए। तो कुल मिला-जुला करके ये है कि ये देखने वाली बात है कि सीसीएस की बैठक के बाद क्या कुछ बाहर निकल के आता है। लेकिन देश मर्माहत है, देश गुस्से में भी है और देश जवाब भी चाहता है, देश सरकार से सवाल भी कर रहा है और उम्मीद भी कर रहा है कि वो इतनी बड़ी घटना को लेकर के कोई ठोस पुख्ता कार्रवाई करे। और आगे इस पर जो भी कुछ जानकारी आती रहेगी, उस पर हम आपको जानकारी देते रहेंगे। मनीष, अभिषेक, आपका धन्यवाद। बिल्कुल थैंक जी। यू।